चलिए जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन बैंक 2015, देख रहे हैं ना, 2015 पे पहुंच चुके हैं। प्यारे बच्चों 2015 पे आ चुके हैं ना, 2011, 12, 13, 14 तक आपका वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं एग्जाम में 400+ नंबर आए आपका, तो आप क्वेश्चन बैंक को एकदम सीधा से पढ़ लीजिए। और हम इसी मतलब क्वेश्चन बैंक को ही जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ना आंसर बहुत सारा गलती मिलता है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को शुद्धिकरण कर लेते हैं आंसर को, उसके बाद आप लोग के सामने हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा 2015 का क्वेश्चन बैंक साइंस का है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट बिना समय को गंवाए। तो देखिए सवाल हमारा पहला है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में, है ना, कोई बल्ब है उसमें 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 1 मिनट में, देखिए था ध्यान से, समय जो दिया गया टाइम टी दिया गया है 1 मिनट। कितना दिया गया है? 1 मिनट। और याद रहे हमेशा मात्रक ना सेकेंड में निकाला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम का समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों 60 सेकेंड होता है। यहां तक क्लियर है सबका? उसके बाद आवेश यानी कि कूलम, यानी कि 120 कूलम, यानी आवेश दिया गया है 120 कूलम। ठीक है, तो बोलता है क्या, बताइए कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी कि आई का मान क्या होगा, करंट का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आई बराबर जो होता है वो आपका होता है Q बट्टे होता है T। क्या होता है? आवेश बट्टे क्या होता है? समय होता है। तो आवेश कितना है? 120 कूलम और समय कितना है? 60 सेकेंड। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120 बराबर हो गया 2 एम्पियर। धारा का मान कितना हो गया हमारा? 2 एम्पियर होगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। परफेक्ट। क्वेश्चन आ जाइए आपका 2 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फिर बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। आपका प्रिज्म पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो आपको बताना है एक प्रिज्म जो है ना 5 सतह से, कितना सतह से? 5 सतह से घिरा होता है। फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रिज्म का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है। तो फिर बताइए प्रिज्म का प्रत्येक कोण आपका होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य जो है एक समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर है सबका? चलिए क्वेश्चन आज नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है भाई मेरे? ओम होता है। दूसरा बात क्या? ये जूल। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक, या बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये वोल्ट जो है यह आपका ना ये विभव का मात्रक है। किसका? विभव बोलिए अथवा विभवांतर का। विभव अथवा विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद एम्पियर जो है प्यारे बच्चों यह आपका विद्युत धारा का मात्रक है। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करने में कमी मत कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है ना, और कमेंट में कम से कम वेरी नाइस सर जी लिख दीजिएगा। और अच्छा लगता है तो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो लिखे सर जी वेरी बैड। लेकिन आप सभी जितने हमारे वीडियो तक आते हैं, यहाँ तक पहुंचते हैं, देखते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों आप वीडियो का कमेंट में जरूर अपना जो है राय बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशनल मिलता है, एक शरीर में एनर्जी बढ़ जाता है। तो प्लीज आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका दिए 4 है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में यानी जो करंट नापा जाता है ना उसे एमीटर से नापा जाता है। किससे? एमीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है। वह उपकरण हमारा है कुंडली। बच्चों कुंडली में ना आपका नहीं तो धन चिन्ह होता है नहीं तो ऋण चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी हो या फिर आपका मानव नेत्र हो या दूरबीन हो या कैमरा हो, इस सभी में आपका ना प्यारे बच्चों हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। किसमें?
तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, कैमरा में उत्तल लेंस पाया जाता है, और दूरबीन जो होता है उसमें भी आपका उत्तल लेंस ही पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीला होता है यानी कि तूतिया काजरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ का होता है CuSO4 5H2O। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? कौन लवण? देखिए HCl जो है ना आपका क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक यहाँ अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या हो गया? भस्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका भस्म हो जाएगा। और K2SO4 यह आपका लवण है। यह क्या है? आपका ना क्या है? एक लवण है यानी कि नमक है यह। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के अणु में आपका 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए CaCO3। चलिए बताइए डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो आपका लकड़ी जो है ना, लकड़ी एक वन का संपत्ति है, वन संपदा है कौन? लकड़ी। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 इंटू ऑक्सीजन 11 मतलब 11। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। परफेक्ट। आपको जितना आंसर बता रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट, एक भी गलत नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है ना आप एक बार क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। यदि आपको आंसर में दिक्कत होता है तो मेरा वीडियो तक जरूर पहुंच जाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका है 14। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, किसका? मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो वह होता है नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो फिर बच्चों जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी यह सभी रहेगा ना, यह सभी तत्व रहेगा तभी क्या होगा? पेड़ पौधा अपना भोजन बना पाएगा। यानी कि स्वपोषी के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। और साथ में जल भी होता है और जल भी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई भागो। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से आपका ना मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? मधुमेह रोग होता है। और यह घेंघा जो भाई मेरे यह हमारा होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो आप सभी को याद देखिए हमें 11 से लेकर 15 तक में क्वेश्चन है, मतलब 2011 से लेकर 15 तक में क्वेश्चन में आए हैं। मेरे ख्याल से 3 से 4 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये वाला आयोडीन वाला हो चुका है, इंसुलिन वाला रिपीट हो चुका है। तो आप जब क्वेश्चन में पढ़ोगे ना मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, और कितना बार रिपीट हुआ है और कौन क्वेश्चन आने का चांस बन जाता है। देखिए हम टीचर लोग में अनुभव कहां से आता है? क्वेश्चन बैंक को पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो उसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को VBI इंपोर्टेंट बना देते हैं। तो यदि आप भी क्वेश्चन को एक बार 2 बार क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना तो आपको भी कुछ ना कुछ क्या होगा? एक अनुभव हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में, आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। इसलिए क्वेश्चन बैंक ना पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो आपका 80+ जो है ना आपका प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। आप उल्टा सिलेबस को देख लीजिएगा। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यह आपका कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध किससे है? यह आपका था वायु प्रदूषण से। किससे था? वायु प्रदूषण से। अगला है निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो कि मिट्टी में, वायुमंडल में आसानी से नहीं घुल मिल सकता है। तो एक किसी कागज तो आसानी से वायुमंडल में, मिट्टी में तो मिल जाएगा। वाहित मल जो खराब मल मूत्र होता है वो तो ऐसे ही गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन DDT यह जो है वायुमंडल में मतलब मिट्टी में नहीं गलता है। यह हमारा हो जाएगा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा।
अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है आपका, हरा होता है। और यही क्लोरोफिल के कारण से ही पत्ती का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा क्लास था, छोटा सा वीडियो था, मात्र 20 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था, मात्र 20 क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपना कमेंट में दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आपका है कि बताना है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु, निकटतम दूरी का मान क्या होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकटतम दूरी का मान क्या होगा, मतलब निकट बिंदु का मान क्या होगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यदि आपको दूर बिंदु अगर मालूम होगा तो उसका भी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। कम से कम आप सभी कमेंट में हाँ या ना, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी बात मिलते हैं कल क्वेश्चन 2016 को लेकर मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत जल्द ही आपका जो है ना 2022 तक जो नाम खत्म कर देंगे साइंस का, उसके बाद आपको लेकर आएंगे हम मैथ का, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का लेकर आएंगे, सोशल साइंस को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।